मेरे शौहर काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। सर्दी की वजह से मैंने नौकर को अपने कमरे में सुला लिया, लेकिन वो आधी रात को मुझसे कहने लगा कि मेरा नाम हुमा है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और मेरी शादी हन्नान से कुछ साल पहले हुई थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा था और मेरी हर बात मान लेता था। एक बार वो एक 15 साल के लड़के को घर ले आया और कहने लगा कि ये लड़का बेसहारा और यतीम है, हमारे घर में नौकरी करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा शौहर बहुत कंजूस था और हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये लड़का कहाँ से मिला, तो वो कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर में इसने कुछ महीने काम किया है, लेकिन अब वो दुबई जा रहा है, इसलिए इसने ये नौकर मुझे दे दिया। ये बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कहोगी कर देगा। ये सुनकर मैंने कहा कि हन्नान, हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं, एक को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है और एक हमारा कमरा है, ये लड़का रहेगा कहाँ? मेरे इस सवाल पर वो कहने लगा कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस सहन ने एक चारपाई इसे दे देना, वहाँ बिस्तर बिछाकर चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा चुल्लू ठीक है। वो लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। सुबह सवेरे ही मैंने इसे किचन के काम में लगा दिया। वो खामोशी से बहुत सारे काम करता रहा और खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने इसे नाश्ता बना कर दिया तो इसने खामोशी से खा लिया। मैंने पूछा कि क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा कि मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ मालिकन। मैंने पूछा कि तुम्हारे घर वालों में से कोई नहीं है? तो वो कहने लगा कि पता नहीं, मैंने जब आँख खोली तो यतीम खाने में था। जब 5 साल का था तो एक शख्स मुझे यतीम खाने से ये कहकर ले गया कि इसके घर में औलाद नहीं है और इसे बच्चा पालना है। इसने कहा था कि मैं इसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊंगा और अच्छी तालीम दूंगा, लेकिन 5 साल की उम्र में ही इसने मुझे घर के कामों में लगा दिया, छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना और बाकी ऐसे ही जिंदगी गुजरने लगी। वो बूढ़ा मर गया तो इसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन से नौकर का काम शुरू कर दिया, लेकिन जिसने भी रखा सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए रखा, इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। 2 रोटी के बदले में घर का सारा काम कर देता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि बेचारे की क्या जिंदगी थी। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूंगी, असल में मेरे शौहर की भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। वो कहने लगा नहीं मालिकन जी, रहने दें, 2 वक्त की रोटी दे ही रही है ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरा कौन सा खानदान है जिसकी मुझे फिक्र करनी है और इसे पैसे देने हैं? मेरे दिल में इस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मेरे शौहर के काम का सिलसिला कुछ ऐसा था कि कई कई दिनों तक दूसरे शहर में रहना पड़ता था। जिस कंपनी में वो काम करते थे, इसका बास महीने में 1-2 बार दूसरे शहर भी ऑर्डर देने के लिए भेजता था। वो जाते तो 3-4 दिन बाद ही वापस आते थे। उन दिनों घर पर मैं अकेली ही होती थी। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चे के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है कि मेरी ये बात अल्लाह को पसंद आ जाए और वो मुझे औलाद दे दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरे शौहर कुछ दिन के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। घर में मैं थी और वो 15 साल का नौकर था। मैंने पहली बार उसकी बेबाकी देखी। मैं किचन में आटा गूंथ रही थी और वो इसी वक्त किचन में आ गया। मैं किचन में बगैर दोपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 15 साल के लड़के की नज़रों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बगैर दोपट्टे के आटा गूंथ रही थी कि वो संक में जमा बर्तन धोने के बहाने वहां पास खड़ा हो गया। मैं भी संक के बिल्कुल बराबर ही अपनी सोचों में गुम थी। इस वक्त अचानक मुझे अपने वजूद पर किसी चीज़ की रेंगें महसूस हुई। मुझे लग रहा था कि किसी की तेज़ नज़र मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह वार कर रही हो। मैंने झट से पलट कर देखा तो वहां 15 साल का नौकर मुझे ही देख रहा था। वो कभी मेरे चेहरे को देखता तो कभी मेरे जिस्म को, और इसी वक्त नजरें चराकर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई। फौरन किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दोपट्टा लिया और खुद पर लपेटा। आटा गूंथ चुकी थी, इसे डब्बे में डालकर फ्रिज में रखा और फौरन किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैं बेड पर बैठकर ये सोचने लगी कि आखिर ये 15 साल का लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था। लेकिन फिर सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, भला वो इतना सा बच्चा मुझे क्यों बुरी नज़रों से देखेगा। खुदा ने औरत की फितरत में ये बात रखी है कि वो अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती है। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन एक 15 साल का लड़का सोचकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया।
मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से इसने अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए थे, मैं तो इससे हमदर्दी करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकली, देखा तो वो घर की सफाई कर रहा था। मैं सोफे पर बैठ गई और इसे देखने लगी। देखने में मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी। वो अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने इसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है। इसके बाद रात का खाना खाने के बाद कहने लगा, मालिकन बाहर सर्दी बहुत हो गई है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाता हूँ। इसकी बात तो ठीक ही थी। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और रात को सह में डांसेस महसूस होती थी। मैंने कहा, कहाँ सुआगे? मेरा कमरा कोई फालतू कमरा थोड़ी है, एक कमरा जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए महफूज रखा है। इसमें बहुत सामान बिखरा पड़ा है, कहीं सिलने वाले कपड़े हैं तो कहीं मशीन है, और कमरा भी छोटा है। मेरी चीजों को तुम उधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढती रहूंगी। वो कहने लगा, बुरा ना मानिए, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। ये सुनकर मैं चौंक गई थी। वो कहने लगा, मालिकन ने जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बहुत ज्यादा डांसेस लग रही है। मैंने अभी तक सर्दियों के कपड़े भी नहीं लिए हैं। मैंने इसे अपने कमरे में सोने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देखे, जैसे वो ये सुनकर बेतहाशा खुश हो गया। इसने फौरन अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर बिछाकर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी। मैंने सोने से पहले कमरे की लाइट बंद कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी, और कब गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खिली तो मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा सो गई थी। फिर घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। हालांकि मैं 8 बजे ही उठती थी, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। बेड के नीचे देखा तो इस लड़के का बिस्तर नहीं था, यानी वो उठ चुका था और मेरे ही वॉशरूम में घुसा हुआ था। वो कितना तेज लड़का था, बगैर मेरी इजाजत के मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कि जैसे ही वो बाहर आएगा, इसे कह दूंगी कि आइंदा से मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करे। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया तो वो नहा कर आया था। मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर सज गई। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खिले हुए हैं और बिखरे पड़े हैं। हालांकि जब मैं सुई थी तो बालों को पोनी से बांध लिया था। बहरहाल मैंने फौरन बालों को लपेटकर जोड़ा बनाया। फिर जब अपना दोपट्टा उठाने लगी तो बेड की चादर देखकर मेरे होश उड़ गए। बेड की चादर बुरी तरह बिखरी हुई थी। हालांकि मैं जिस कोने में सोती तैसे उठती थी, मुझे कभी फैल कर सोने की आदत नहीं थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर लग रहा था कि कोई सिर्फ सोकर नहीं उठा, बल्कि जो बात मेरे जहन में आई वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो लड़का फौरन अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। मैंने कहा, मेरी बात सुनो, मुझे अब तक इसका नाम भी पता नहीं था। कहने लगा, जी मालिकन। मैंने कहा, रात को तुम कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वो कहने लगा, मालिकन जमीन पर सोया था। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, जाओ। वो जाने लगा तो मैंने फिर पुकारा, बात सुनो लड़के। वो पलट कर देखने लगा। मैंने कहा, आइंदा मेरा वॉशरूम इस्तेमाल मत करना। वो कहने लगा, ठीक है, नहीं करूंगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहने लगा, अब जो भी रख लें, वैसे मुझे सब बाबू कहते हैं। इसका नाम सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, भला ये कोई नाम है? इसने कहा, पता नहीं, यतीम खाने वालों ने बाबू रखा था, सब बाबू बाबू कहकर पुकारते थे। इतना कहकर वो चला गया। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब सा दर्द था। तबीयत में भी सस्ती छाई हुई थी। दिल ही नहीं चाह रहा था कि बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। इसे चाय बनानी आती थी, इसलिए मैंने कहा, बाबू। इसने फौरन कमरे का दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इस बात पर जब इसने मुझे देखा और कहने लगा, हाँ ऐसा हो जाता है ऐसे काम में, ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है। बहरहाल मैं कमरे से बाहर आई तो वो अपने काम में मसरूफ था। मैंने मोबाइल से अपने शौहर को कॉल की। पहली बार उनके जाने पर दिल बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा, हन्नान कब वापस आओगे? वो कहने लगे, क्या हो गया हुमा? अभी मुझे आए हुए टाइम ही कितना हुआ है? तुम्हें पता है, जब मैं दोपहर में आता हूं तो 3-4 दिन लग जाते हैं। पहले तो तुमने कभी ऐसा सवाल नहीं किया। उनकी बात ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कहने लगे, फोन बंद करो, मैं मीटिंग में हूं, तुम्हें रात को कॉल करूंगा। मैंने कहा, ठीक है। वो कहने लगे, वो लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना? मैंने कहा, हाँ, काम ठीक से कर रहा है। मेरी आवाज सुनकर हन्नान कहने लगे, हुमा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हमें इत्तेफाक और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजे से ही जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने गहरी सांस ली और कहने लगी, कुछ नहीं, बस कल से तबीयत थोड़ी भारी भारी सी लग रही है और जिस्म थका थका सा है। सामने खड़ा होकर मेरा नौकर मुझे ही आंखें फाड़ कर देख रहा था। इसकी नज़रों में एक अजीब सी तपिश थी जो मुझे अपने वजूद पर जलती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल यह मियाँ बीवी का आपस का मामला था, इसलिए मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। उनकी ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए कुछ देर बाद कॉल बंद हो गई। मैं एक बार फिर नीम दराज होकर बैठ गई। तभी दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। दरवाजे पर नौकर ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ मालिकन, आपको कुछ चाहिए? मैंने आंखें बंद किए ही नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें मूंदती हुए महसूस किया था जैसे वो दरवाजे के पास खड़ा मुझे घोर रहा हो। अगले ही पल आंखें खोल कर देखा तो वो फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा संजीदा कर चुका था। कहने लगा, मालिकन, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मेरे लिए बस एक कप तेज पत्ती डालकर चाय ले आओ, शायद सर का दर्द ठीक हो जाए। वो सर हिलाकर चला गया और कुछ देर बाद चाय लेकर हाजिर हो गया। चाय पीने में काफी कड़वी लग रही थी, इसने पत्ती कुछ ज्यादा ही डाल दी थी। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा महसूस होने लगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कोई यूं ही खुला पड़ा है, कोई आ गया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे इस नौकर पर पूरा भरोसा था। वैसे भी इसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं इस वक्त सोई थी और रात के 9 बज रहे थे। जब मेरी आँख खिली तो कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर घबरा गई। भूख से तो हालत वैसे भी खराब हो रही थी, सिवाय एक कप चाय के पिया ही किया था। मैं उठकर बाहर आई तो नौकर मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया और कहने लगा, मालिकन, आपकी तबीयत ठीक हुई हो तो आपके लिए खाना लगाऊं। वो जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं कैसे सोई रही? मेरी इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और मुझे गौर से देखने के बाद कहने लगा, अब सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे जगाना मुनासिब नहीं लगा। इसकी बात पर मैंने चौंक कर इसे देखा और कहा, क्या मतलब है? वो कहने लगा, अरे मालिकन जी, आप इतने मज़े से और सुकून की नींद सो रही थीं, भला मैं नौकर हूँ, मैं कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला? वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए हैं, और काम ही कितने थे जो आपको उठकर करने थे, इसलिए सोचा कि आप सो रही हैं, मैं आपके लिए खाना बना देता। इसके हाथ में जादू था। इसने जो खाना बनाया था वो बहुत ही लजीज था। इस दिन ने पेट भर कर खाना खाया। वो भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने इसे भी सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। इसी वक्त फिर मेरे शौहर की कॉल आ गई और मैं कमरे में बातें करने लगी। 2 घंटे से मुसलसल मैं शौहर से बातें कर रही थी और इस दौरान कमरा बंद था। मेरा नौकर कमरे के बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने देखा तो बोला, अब कितनी देर अपने शौहर से बात करेंगी? मालिकन, मुझे नींद आ रही है। वो इस कदर ऊंची आवाज में बोल रहा था कि आवाज यकीनन मेरे शौहर ने भी सुन ली थी। एकदम फोन की दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। मेरा शौहर हैरानी से कहने लगा, नौकर कहाँ सोने की बात कर रहा है? भला मैं क्या जवाब देती? फौरन कहने लगी कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी होती है ना, तो 2-3 दिन से डांसेस भी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए अब नौकर घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर हन्नान कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, इसको ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाहर सह में ही सोने का कह दो, अभी इतनी भी कोई डांसेस नहीं है। नहीं तो घर का दूसरा कमरा थोड़ा खाली कर दो, वहीं पर एक कोने में इसका बिस्तर लगा दो, वहीं सो जाया करेगा। उनकी बात में बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए हन्नान से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उसको साफ साफ कह दिया कि तुम यही लाउंज में ही कोने पर अपना बिस्तर बिछाकर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रख सकती, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। मेरी इस बात पर इसने गहरी सांस लेते हुए मुझे देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं तो आपको अपनी मालिकन समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझ पर एतबार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरने लगे। ये देखकर तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। ये इतना मासूम सा लड़का, भला मैं इस पर शक भी कैसे कर सकती थी? फिर भी मेरे शौहर का हुक्म था और उनकी गैर मौजूदगी में माना मुझ पर लाजिम था। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यही लाउंज में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई।
हैरत की बात तो ये थी कि इतना सोने के बावजूद जब मैं अपने बिस्तर पर लाइट जलाकर एक कहानी की किताब पढ़ने के लिए बैठी तो एक बार फिर नींद मुझे अपनी आगोश में लेने लगी थी। मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खिली थी। मैं तो यही समझ रही थी कि मेरा शौहर मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब नख खोल कर मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अगले ही पिल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा शौहर तो घर पर मौजूद ही नहीं था और जो मंजर मैंने देखा तो हैरान हो चुकी थी, क्योंकि नौकर दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाकर मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। मैं जितनी हैरान होती इतनी कम थी। जो मुझे समझ आया, मेरे तो रूंगटे खड़े हो चुके थे। आखिर ये सब कुछ किया था मुझे तो एक पिल में इस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक मर्तबा फिर से दर्द से टूट रहा था। जो कुछ भी मैं महसूस कर रही थी वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं फौरन बाथरूम में चली गई। एक खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। साफ जाहिर था कि 15 साल के नौकर ने मेरे साथ गलत काम किया है। मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद तो मैं सो ही नहीं पाई। 15 साल का लड़का ये सब कुछ कैसे कर सकता है और मैं कैसे ये सब कुछ होने देती रही? मुझे होश क्यों नहीं आया, ये सोचकर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह हुई तो वो नौकर यूं ही लाउंज में सो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब सी नजरों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के इस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती हुई अपने घर के काम खुद ही करने लग जाती थी। इस दौरान मैंने नोट किया था कि वो लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजुर्बे और नजरों से वो कोई भूखा भेड़िया ही लग रहा था। आज जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने इस लड़के को अपने कमरे में दाखिल होने नहीं दिया था। शायद वो मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहती थी। इस रोज मैं अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद नौकर कमरे में आया और मुझे देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, मालिकन लाई के अपना एयर फ्रेशनर दे, मैं कमरे में छिड़क देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने इसे मना कर दिया और कहा कि मैं खुद स्प्रे कर लूंगी, तुम रहने दो। वो कुछ सोचते हुए वहां से जा चुका था, लेकिन इस रात मैंने एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज रात मेरा शौहर भी आने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की एक्टिंग करने लगी जैसे मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। आहिस्ता आहिस्ता कोई कमरे में आया और नौकर मुझे आवाज़ देने लगा, मालिकन जाग रही है, सो रही है। मालिकन, आपका बाबू आ चुका है आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद इसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वो अपनी असलियत दिखाने लगा था। मेरे पूरे वजूद में किसी चीज़ की रेंगिन ने महसूस कर रही थी। इसी वक्त दरवाज़ा धड़क से खुला तो मेरा शौहर वहां दाखिल हो चुका था। नौकर ने तो अपनी शर्ट उतार रखी थी, लेकिन अचानक मालिक को सामने देखकर वो हड़बड़ा गया, जबकि मैं भी इसी वक्त उठकर बैठ गई थी। मेरे शौहर ने मुझे और नौकर को देखा तो इसके माथे पर बिल पड़ चुके थे। दरअसल जो कुछ मेरे साथ हो रहा था और मैं महसूस कर रही थी, इसके बारे में मैं अपने शौहर को इस वक्त बता चुकी थी। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो सही वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती है। अगले ही पिल हन्नान कमरे में दाखिल हुआ और इस नौकर की गर्दन पकड़कर इसे थप्पड़ मारकर कहने लगा कि तो जिस थाली में खाता है इसी में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पर एहसान करके घर में लाया था, लेकिन ये कैसी बेगैरती की तूने। मेरे घर में ही ये सब शुरू कर दिया, बता किया था ये सब। पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे शौहर के भारी भरकम हाथ उसके वजूद पर पड़े तो वो रो पड़ा और रुकर उसने जो कुछ बताया हमारे वहम और गुमान में भी नहीं था। कहने लगा कि यतीम खाने से जो शख्स मुझे अपने साथ लेकर गया, इसने मुझे अपने घर का नौकर तो बनाया ही था, लेकिन इसके साथ साथ वो मेरे साथ गलत काम भी करता था। मैं सिर्फ 8 साल का था जब इसने पहली मर्तबा मेरे जिस्म को गलत तरीके से छूना शुरू किया था। वो मेरे जज्बात से खेलता था और मुझसे गलत काम करवाता था। मैं तो इसका नौकर था और वो नवाब बनकर हर गंदा काम करवाता था। मुझे मारता भी था और धमकी भी देता था कि मैं ये करूं वो करूं, और मैं करता जाता था। शायद यही वजह थी कि वक्त से पहले मैं जवान हो गया हूं और मेरे अंदर निस्वानी कशिश भरने लगी। मालिक ने मेरे साथ वो हर गंदा काम किया। फिर जब मुझसे दिल भर गया तो दूसरा नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद से मैं दर बदर भटकता फिरता रहता था। जब मैं आपके घर आया तो मालिकन को देखकर सब्र ना कर सका और फिर मैं उनके एयर फ्रेशनर में ऐसी दवा मिला चुका था जिसे सूंघकर ही ये मीठी नींद में सो जाती थी। मैं तो उनके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वो खुशबू भी कम हो जाती थी और मुझ पर इस दवा का असर नहीं होता था। मालिकन के सोने के बाद मैं उनके साथ अपने जिस्म की भूख मिटाता तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद मुझे उनके जिस्म से काफी लगाव हो गया था। वो रू रू कर मेरे शौहर से मुआफ़ी मांग रहा था, जबकि मुझे इस पर बेइंतहा गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था।
मेरे शौहर ने इसे इसी वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वो रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा, मुझे बख्श दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। मगर इस जैसे लड़के को यहाँ रखना कोई अच्छी बात ना थी। इस बच्चे को बिगड़ने में और इस नौबत तक पहुंचने में सबसे पहला हाथ उसके मालिक का था, जो इसे यतीम खाने से लेकर आया था। अगर यतीम खाने वाले ये देख लेते कि ये बच्चा जिन हाथों में गया है वहाँ महफूज है भी या नहीं, और अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज ये लड़का ऐसा ना होता। सारी रात मेरे शौहर ने इसे बाहर गेट के पास ही बिठा कर रखा था और अगली सुबह होते ही खुद इसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस को भी इस सारे मामले से आगाह कर दिया गया था और इसे बच्चों की जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि इसकी जिस्मानी तालीम व तरबियत की जाए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। बहरहाल काफ़ी दिनों तक तो मैंने अपनी असलियत का पता ही नहीं चलने दिया। मेरा शौहर दुनिया के अच्छे शौहरों में से एक था, इसने मेरा भरपूर साथ दिया था। आखिर हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी, उल्टा में ही शर्मिंदा थी। मगर मेरा शौहर बोला कि मेरी गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं इसे यहाँ ना लाता तो ये सब कुछ भी ना होता। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब से ध्यान रखूंगा।